हेलो दोस्तों। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। आज हम प्लांट पैथोलॉजी पादप कार्यकी के बारे में पढ़ेंगे। उसके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए। क्वेश्चन है कि प्रकाश फास्फोरिलेशन की खोज की। तो जो प्रकाश फास्फोरिलेशन है, फोटो फास्फोराइलेशन, उसकी खोज किसने किया? मेयर ने, ब्लैकमैन ने, या कैल्विन ने, या ऑर्नन ने? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन की खोज किसने किया है? ऑर्नन ने किया है। कब किया है? 1954 में किया है। तो इन्होंने किस संबंध में बताया था? तो इन्होंने बताया था कि जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तन के संबंध में इन्होंने बताया था। ठीक। तो जो फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया होती है, तो इस क्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती है, ये भी बताया था। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं। तो कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं? नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और सीडो साइक्लिक। तो ये तीन क्रियाएं शामिल होती है। कौन कौन सी? नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और स्यूडो साइक्लिक क्रियाएं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर, कि जो प्रकाश फास्फोराइलेशन की खोज है वह किसने किया है? तो ऑर्नन ने किया है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल है। तो जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में, या स्ट्रोमा में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या F1 पार्टिकल पे? तो जो डार्क रिएक्शन होती है वह कहाँ होती है? तो देखो, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में दो अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है लाइट रिएक्शन, और दूसरी होती है कौन? डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? यह ग्रेना में होती है। ये थैलाकॉइड के ग्रेना में होती है। और जो यह होती है डार्क रिएक्शन होती है, ये क्लोरोप्लास्ट के कहाँ होती है? स्ट्रोमा भाग में होती है। किसमें? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा भाग में होती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर, कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, डार्क रिएक्शन है, वह कहाँ होती है? तो स्ट्रोमा भाग में होती है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा एक C4 प्लांट है? तो जो C4 पौधा है वह इनमें से कौन है? पपीता, मटर, या आलू, या मक्का? तो देखो, तो C4 प्लांट क्या कहलाते हैं? सबसे पहले जानिए कि C4 प्लांट हैं क्या? तो C4 प्लांट किनको कहते हैं? हैच और स्लैक वाले पौधे। हैच और स्लैक जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस पे दिया था कि जिनका प्रथम उत्पाद क्या होता है? 4 कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला? ऐसे पौधे जिनका प्रथम उत्पाद, जिसका फर्स्ट प्रोडक्शन क्या होता है? 4 कार्बन वाला होता है, जिसमें क्या होते हैं? ऑक्सो एसिटिक अम्ल होता है। ऑक्सो एसिटिक अम्ल। तो जिनमें ऑक्सो एसिटिक 4 कार्बन वाला ऑक्सो एसिटिक अम्ल होता है, उन्हें ही क्या कहते हैं? C4 प्लांट कहते हैं। अब ये C4 प्लांट होते कौन कौन है? तो जैसे हो गया गन्ना, मक्का, ये क्या है? C4 प्लांट हैं। तो इस पे अपना C4 प्लांट में कौन सा जाएगा? मक्का। तो अपना इसका डी आंसर हो जाएगा। और बात करें कि जो ये C4 प्लांट के पौधों की पत्तियां, इनकी जो पत्तियों की शारीरिक एनाटॉमी होती है, वह उस एनाटॉमी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार पूछा भी है, कि जो इनकी पत्तियों की एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी को क्या कहते हैं? तो C4 प्लांट के पौधों की पत्तियों
के शारीरिकी, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। क्या कहते हैं एनाटॉमी को, क्या कहते हैं, क्रांज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांज कहते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, डी नंबर, मेज मक्का। अगला क्वेश्चन, पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए। तो जो पेट्रोलियम वाले प्लांट होते हैं, पेट्रोलियम वाले पौधे, तो उनको सबसे पहले किसने पहचाना था, लेमार्क ने, या डार्विन द्वारा, या हैच और स्लैग द्वारा, या एम केल्विन द्वारा। तो जो पेट्रो प्लांट होते हैं, तो एम केल्विन ने बताया था। इनका पूरा नाम है मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन। तो इन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पेट्रोलियम पाए जाते हैं, या इनमें कुछ पेट्रोपादप यानी कि उसमें पेट्रोलियम देखा गया था। तो वो ऐसे कौन कौन से यानी कि पेट्रोलियम के वे अच्छे स्रोत माने जा रहे थे, तो वे कौन कौन से प्लांट होते हैं। तो एक हो गया जेट्रोफा कर्कस, और दूसरा हो गया कैलोट्रोपिस प्रोसीरा हो गया। जेट्रोफा कर्कश, और दूसरा हो गया कौन सा, कैलोट्रोपिस प्रोसीरा। तो किसने पहचाना था, एम कैल्विन ने, मेल्विन कैल्विन में। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए केल्विन बेंसन चक्र में एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। तो जो केल्विन बेंसन चक्र है, या इसी को C3 साइकिल बोल देते हैं, तो C3 साइकिल में कितने एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। तो C3 साइकिल में 18 एटीपी और 12 NADP PH2। तो इसमें 18 एटीपी और 12 NADPH2 अणुओं की आवश्यकता होती है। तो क्या पूछा है, एटीपी, तो एटीपी क्या आ जाएगा, डी नंबर, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है हरे प्रकाश में, नीले प्रकाश में, या लाल प्रकाश में, या सफेद प्रकाश में। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह किस में अधिक होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ये किसमें, यानी कि जो दृश्य प्रकाश वाले भाग जिसमें यानी कि अधिक तरंग दैर्ध्य किरणें होती हैं। जैसे कि लगभग 3800 एंगस्ट्रॉन से लगभग कितनी, 7600 एंगस्ट्रॉन के लगभग, इतने दृश्य प्रकाशों में यानी कि क्या होती है, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखा गया था कि जो लाल किरणें होती हैं, किसमें, लाल किरणों में, तो लाल किरणों में जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वह अधिकतम होती है। उसके बाद जो नीले किरणें होती हैं, तो नीले किरणों में यानी लाल की अपेक्षा कम, और जो हरी किरणें होती हैं, तो हरी किरणें में बहुत ही कम या नहीं के बराबर। तो सबसे कम किस में होती हैं, हरी किरणों में। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे कम कहाँ होती है, तो हरी किरणों में। तो इस पे क्या पूछा था कि लाल प्रकाश में। अब बात करें कि ये बताया किसने था कि जो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम लाल प्रकाश में हो रही है या नीली प्रकाश में हो रही है, तो ये बताया किसने था। तो एंगलमैन ने बताया था, TW एंगलमैन ने 1888 पे। तो TW एंगलमैन ने एक उन्होंने अपने प्रयोग में बताया था, जब ये प्रयोग कर रहे थे,
तो उन्होंने बताया कि जो सवाल पे प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जहाँ पे लाल तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें हैं, तो वहाँ की जो शैवालें हैं, वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न कर रही हैं। और जो नीले प्रकाश किरणें वाली जहाँ पे नीला प्रकाश जा रहा है, तो वहाँ की शैवालें क्या हो रही हैं कि जो लाल प्रकाश किरणें वाली तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा यानी कि वहाँ पे नीले पे कम कर रही थी। तो इन्होंने बताया कि लाल में अधिक फोटोसिंथेसिस की दर और नीले में कम। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर, कि जो लाल प्रकाश होता है, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। अगले क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वह क्लोरोप्लास्ट की किस मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं? थैलेकॉइड में, या फोटोग्लोबिन के, या मैट्रिक्स के, या हरित लवक आवरण के यानी कि क्लोरोप्लास्ट के इन्वलप पे? तो जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो झिल्ली में कौन सी मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं? तो जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वह कहाँ उपस्थित होते हैं? तो जो ये क्लोरोप्लास्ट के किसमें, थैलेकॉइड में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं क्लोरोप्लास्ट के? थैलेकॉइड में। क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड में उपस्थित होते हैं, इसलिए अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। इसीलिए आप देखते हो कि जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी कि कहाँ उपस्थित है? थैलेकॉइड में। इसीलिए क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है कि थैलेकॉइड 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 में होती है। थैलेकॉइड के कहाँ होती है? ग्रेना में। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। क्यों होती है? क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वह कहाँ होते हैं? थैलेकॉइड में होते हैं, इसलिए जो लाइट रिएक्शन होती है वह ग्रेना में होती है, यानी थैलेकॉइड में होती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है? ए नंबर। अगला है कि क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? जब आप लोग क्लोरोफिल को जलाएंगे तो कौन सा तत्व प्राप्त होगा? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, या मैग्नीज? तो कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो देखो, जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल कई प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, और क्लोरोफिल डी। तो इनके अगर सूत्र की बात करें, फॉर्मूले की, इनका फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरोफिल ए का होता है C55H72O5N4 और Mg, मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल बी का क्या होता है? C55H70O6N4Mg। और क्लोरोफिल सी का क्या होता है? C35H32O5N4Mg। और क्लोरोफिल डी का क्या होता है? C54H70O6N4Mg। तो आप लोग देखिए, इसमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी, कौन सी? मैग्नीशियम तत्व। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो जब हम क्या करते हैं, क्लोरोफिल को जलाते हैं, तो क्या होता है? कार्बन जल के निकल जाएगा, और हाइड्रोजन भी निकल जाता है, ऑक्सीजन भी, और नाइट्रोजन। बचता क्या है? मैग्नीशियम। चारों में देख रहे होंगे मैग्नीशियम का कॉमन है।
तो जो क्लोरोफिल को जलाने पर हमें कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो मैग्नीशियम प्राप्त होता है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। राइट। ये सूत्र भी कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है कि क्लोरोफिल ए का क्या होता है, क्लोरोफिल बी का, क्लोरोफिल सी का, क्लोरोफिल डी का। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, कि प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम होता है जो फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? NADPH का बनना, या ATP का बनना, या प्रकाश के एक फोटान द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, या जल का प्रकाश अपघटन। तो क्या होता है? तो बताऊं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस की पहली जो फर्स्ट कदम होता है वह क्या होता है? कि फोटान द्वारा जो क्लोरोफिल होता है, तो फोटान द्वारा क्लोरोफिल के अणुओं का उत्तेजन होता है। तो जब क्लोरोफिल के अणुओं का उत्तेजन होगा, जिससे क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह क्या होंगे, उत्तेजित होकर के बाहर निकल आते हैं। तो क्या होता है, ये पहला कदम होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि फोटान के द्वारा क्लोरोफिल के अणुओं में उत्तेजना पैदा होती है, जिससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के कण हैं वह क्या होते हैं, उत्तेजित होकर के बाहर निकल आते हैं। ये क्या किस में होता है? PS फर्स्ट में। और PS सेकेंड में क्या होता है कि जो जल का प्रकाश अपघटन होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये किस में होता है? PS सेकेंड में। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस सेकेंड में होता है। और PS1 में क्या होता है कि फोटान के द्वारा क्लोरोफिल के अणुओं में उत्तेजना, जिससे इलेक्ट्रॉन के अणु क्या होते हैं, उत्तेजित होकर के बाहर निकल आ जाते हैं। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि C4 चक्र में CO2 ग्राही कौन है? तो सी फोर प्लांट हमने बताया था कि C4 प्लांट कौन कौन से होते हैं। गन्ना हो गया, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गए, इनमें क्या होता है कि इनमें कौन से 4 कार्बन वाले क्या होते हैं, ऑक्सो एसिटिक अम्ल बनते हैं। तो जो C4 प्लांट की मीजोसेल सेल्स होती है, किसकी? C4 प्लांट की। कौन सी? मीजोफिल। तो जो C4 प्लांट की मीजोफिल सेल्स होती है, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें क्या उपस्थित होता है? फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड क्या करती है? CO2 को अवशोषित करती है। CO2 को अवशोषित करेगी। जब ये अवशोषित करेगी, उसको ग्रहण करती है, तो तब क्या बनाती है कि 4 कार्बन वाला, हमने बताया था ना कि जिसमें 4 कार्बन ऑक्सो एसिटिक अम्ल होता है, वही C4 प्लांट कहलाते हैं। तो ये क्या करता है कि 4 कार्बन वाला क्या बना देते हैं? ऑक्सो एसिटिक अम्ल बना देता है। ऑक्सो एसिटिक अम्ल। तो कौन उसको अवशोषित करता है? PEP, फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा कि CO2 ग्राही कौन होता है? तो PEP होता है, फास्फो इनॉल पायरुविक। बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस है, तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल, या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, या फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट। आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल, C3 साइकिल, C4, ये सभी तो 11th में ही दिए हुए हैं ना। तो जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज के द्वारा, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के द्वारा ही बनते हैं। जो इसका अंतिम उत्पाद होता है वह क्या होता है? तो देखो, एक बार हम लोग क्या देख लेते हैं, साइकिल देख लेते हैं कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है। और आप लोग उसके स्टेप को भी याद कर लीजिए, क्योंकि अभी जो PGT का एग्जाम हुआ था वर्ग 1 वालों का, तो उसमें थर्ड स्टेप का पूछा था कि थर्ड स्टेप में क्या बनता है। तो क्या हो सकता है कि आप लोगों से भी पूछ ले कि फोर्थ स्टेप में क्या बनता है, फिफ्थ स्टेप पे क्या बनता है। तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस के हर स्टेप को याद कर लो। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ग्लूकोज से।
ग्लूकोज, फिर क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद क्या बनता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद क्या बनता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के बाद क्या बनता है? 3 फास्फो, 3 फास्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड। फिर 3 फास्फो ग्लिसरैल्डिहाइड के बाद क्या बनता है? E13 डाइफॉस्फो, डाइफॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। देखो, इसको याद करना बहुत आसान है, बहुत सरल है ये। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फिर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के बाद क्या बनता है कि 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसैरिक एसिड। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसैरिक एसिड। फिर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसैरिक एसिड के बाद क्या बनता है? 3 फास्फोग्लिसैरिक एसिड। 3 फास्फो जी ग्लिसैरिक एसिड। फिर 3 फास्फोग्लिसैरिक एसिड के बाद क्या बनता है कि 3 फास्फोग्लिसैरिक एसिड के बाद क्या बनता है? 2 फास्फोग्लिसैरिक एसिड। 2 फास्फोग्लिसैरिक एसिड। 2 फास्फोग्लिसैरिक एसिड के बाद क्या बनता है? 2 फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड। 2 फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड। और जो अंतिम उत्पाद है अपना, तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। अंतिम उत्पाद क्या बन रहा है अपना? पायरुविक एसिड। ये कौन सा है? ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो जो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल होती है वह कितने स्टेप में होती है? तो 10 चरणों में होती है। कितने स्टेप पे होती है? 10 चरणों में होती है। और इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अतिरिक्त भी इसको क्या बोला जाता है? ईएमपी पाथवे। अगर कभी ईएमपी पाथवे के नाम से भी पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि इसको ईएमपी चक्र भी कहा जाता है। ठीक। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसकी अगर ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात की जाए तो इसको खोजा किसने किसने था? तो एम्बेडेन ने, मेयरहॉफ ने, मेयरहॉफ ने, और तीसरे कौन थे? पार्नर्स। तो उन्हीं के नाम पे ये ईएमपी पाथवे रखा गया है। ठीक। एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नर्स। तो इसमें क्या होता है? एक ग्लूकोज के एक अणु से, यानी कि क्या उसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है? पायरुविक एसिड। ठीक।
तो एक ग्लूकोज के अणु से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? तो दो पायरुविक एसिड बनते हैं। अभी हमने पूरा ये बताया नहीं कि इसमें कितने एटीपी अणु होते हैं, कितने ये, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास समय है भी नहीं, ठीक ना। और अगर इसका डिटेल से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम आप लोगों के लिए एक C3 साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, C4 साइकिल, इसकी कंप्लीट वीडियो बना देंगे। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो इसकी पीडीएफ है, ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप वहाँ से ये पीडीएफ देख लेना। तो पीडीएफ देखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, वहां से आप लोग जा सकते हैं और इसकी पीडीएफ वहां से प्राप्त कर लेना। तो देखो, अपना क्वेश्चन क्या था कि जो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है, तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक एसिड। और आप लोग ये भी याद करिएगा कि फर्स्ट स्टेप पे फर्स्ट पे कौन है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सेकेंड पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। थर्ड पे फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट। फोर्थ पे 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। और फिफ्थ पे 1 3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। और 1 3 पे सॉरी 6 पे 1 3 डाइफॉस्फोग्लिसैरिक एसिड। सेवन्थ पे 3 फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड। एट्थ पे टू फास्फोग्लिसैरिक एसिड। और नाइन्थ पे 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। और लास्ट 10 पे कौन है? पायरुविक एसिड। ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए इसको जरूर से जरूर याद कर लेना। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि ग्लाइकोलिसिस के संबंध में क्या सही नहीं है। ग्लाइकोलिसिस के संबंध में क्या सही नहीं है? केवल यह आक्सी जीवों में होता है, सभी जीवों में होता है, कोशिका द्रव में होता है, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तो देखो, तो जो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल होती है, तो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल कहाँ कहाँ होती है? तो यह यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है। तो ये केवल ऑक्सीजीवों में होती है, तो ये केवल लगा दिया, तो ये अपना स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ये सभी जीवों में होती है, बिल्कुल होती है। कोशिका द्रव में होती है, साइटोप्लाज्म में बिल्कुल होती है। ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, तो बिल्कुल होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? नहीं पूछा था तो नहीं का भाई गलत, का भाई गलत हो गया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन गुणांक प्रदर्शित किया जाता है। तो जो श्वसन गुणांक होता है, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सी अपॉन एन से, या ओ टू अपॉन सी ओ टू, या सी ओ टू अपॉन ओ टू, या एन अपॉन सी से। तो सबसे पहले कि जो श्वसन गुणांक होता क्या है? तो श्वसन गुणांक मतलब कि जो श्वसन क्रिया में मुक्त हुई CO2 गैस तथा अवशोषित O2 गैस के आयतन को क्या कहते हैं? श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन क्रिया में मुक्त हुई CO2 गैस तथा अवशोषित ऑक्सीजन O2 के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या बन जाता है? CO2 का आयतन अपॉन अवशोषित O2 का आयतन।
तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? CO2 अपॉन O2। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। कि जो श्वसन गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? CO2 अपॉन O2 से। अब अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्या है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक वृद्धि रोधक है? तो इनमें से कौन सा ग्रोथ इनहिबिटर है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, या एब्सिसिक एसिड एबीए, या काइनेटिन। तो इसमें से ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन से हैं? तो देखो, क्या होता है कि जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए, तो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए उनके नियंत्रण एवं संतुलन के लिए हमें कई प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। पदार्थ आई मीन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। तो जो हार्मोन्स होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होगा ग्रोथ प्रमोटर, और दूसरे होते हैं कौन? ग्रोथ इनहिबिटर। मतलब कि एक वृद्धि रोधक होते हैं और एक वृद्धि वर्धक होते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर पे कौन कौन से आते हैं? ग्रोथ प्रमोटर, और दूसरा होता है क्या? ग्रोथ इनहिबिटर। तो देखो, तो ग्रोथ प्रमोटर पे कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये कैसे हैं सभी? ग्रोथ प्रमोटर हैं। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन और काइनेटिन, ये कैसे हैं? ग्रोथ प्रमोटर हैं, वृद्धि वर्धक हैं। और जो ग्रोथ इनहिबिटर हैं, तो ग्रोथ इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एब्सिसिक एसिड, इसी को अपन ABA। और दूसरा होता है कौन? एथिलीन। जो एथिलीन होती है कैसे, किस फॉर्म में पाई जाती है? तो गैस रूप में ये पाई जाती है। कौन? एथिलीन। और ये कैसे हैं? ग्रोथ इनहिबिटर हैं। तो इस पे अपना क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो प्राकृतिक वृद्धि रोधक होता है, ग्रोथ इनहिबिटर होता है, तो ग्रोथ इनहिबिटर में कौन कौन से? ऑक्सिन क्या हो गया? ये प्रमोटर हो गया। जिब्रेलिन भी क्या हो गया? ये प्रमोटर हो गया। काइनेटिन भी प्रमोटर। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है, ये कैसा है? ग्रोथ इनहिबिटर है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन रंध्रों को, यानी कि स्टोमेटा को बंद कर सकता है? ABA, एब्सिसिक एसिड, या साइटोकाइनिन, या एथिलीन, या GA, जिब्रेलिन। तो कौन सा हार्मोन है जो स्टोमेटा को बंद कर देता है? तो देखो, ग्रोथ प्रमोटर तो करेंगे नहीं, है ना? तो कौन से करेंगे? ग्रोथ इनहिबिटर करेंगे। तो ग्रोथ इनहिबिटर इनमें से कौन कौन से? एक तो हो गया ABA, और दूसरा हो गया क्या? एथिलीन। तो क्या करते हैं कि तो जो, अब ये स्टोमेटा को कौन बंद करता है? तो स्टोमेटा को बंद कौन करता है? ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। तो ये, अब स्टोमेटा को क्यों बंद करता है? तो क्या होता है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है, अगर जहाँ यानी कि पानी की ज्यादा कमी होती है, तो वहां पे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? अधिक होते रहता है। तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए क्या करता है कि ये जो ABA है, एब्सिसिक एसिड है, ये क्या कर देता है? स्टोमेटा को बंद कर देता है। तो किसके नियंत्रण के लिए? वाष्पोत्सर्जन के लिए।
वाष्पोत्सर्जन के नियंत्रण के लिए। तो वाष्पोत्सर्जन के नियंत्रण के लिए क्या कर देता है कि स्टोमेटा को यानी कि क्या कर देता है, रंध्रों को बंद कर देता है, यानी कि उनमें उनको बंद कर देगा, जिससे वाष्पोत्सर्जन का रेट होगा, जो वाष्पोत्सर्जन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं कि जहाँ यानी कि पानी की कमी होती है तो वहाँ खेती के रूप में करते हैं। और पूछ ले कि अगर कभी कि एब्सिएसिक एसिड को और क्या कहते हैं, तो एब्सिएसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन। अब स्ट्रेस हार्मोन इसको क्यों कहते हैं, देखो अभी तो हमने बता ही दिया कि स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं। क्योंकि ये क्या करता है कि ये स्टोमेटा को बंद कर देता है, जिससे ये क्या करता है कि वाष्पोत्सर्जन में कमी आ जाती है। तो क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं इसको स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये क्या होता है कि जहाँ सूखे की उपस्थिति में यानी कि जहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ क्या करेगा, ये स्टोमेटा को बंद कर देगा, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी, और जिससे पानी का लॉस जो है वह कम होगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जहाँ पानी की कमी होती है, तो पानी की कमी वाले स्थानों में खेती के रूप में, खेती के लिए इसका उपयोग किया जाता है एब्सिएसिक एसिड का। अगला क्वेश्चन, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, ए नंबर। अगला क्वेश्चन कि 2,4-D है एक संश्लेषित, यह कौन सा जो 2,4-D एक हार्मोन है, यह कौन सा है, ऑक्सिन का संश्लेषण किया हुआ है, या जिब्रेलिन से, या साइटोकाइनिन से, या फ्लोरिजेन से। तो देखो, तो जो ये 2,4-D का फुल फॉर्म क्या होता है, 2,4-डाइक्लोरो फाइनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये जो 2,4-D होता है, ये 2,4-D किसके संश्लेषण से बनाया जाता है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन का। तो ये ऑक्सिन हार्मोन का क्या है, एक कृत्रिम रूप होता है। देखो, ऑक्सिन जो होता है, यह दो प्रकार से पाया जाता है। कौन कौन से, एक हो गया कृत्रिम, और दूसरा हो गया क्या, प्राकृतिक। तो जो ऑक्सिन कृत्रिम होता है, तो कृत्रिम में कौन सा आ जाता है, 2,4-D। 2,4-D होता है वह कैसा होता है, कृत्रिम हार्मोन होता है। तो ये जो 2,4-D है वह किससे संश्लेषित किया जाता है, तो ऑक्सिन से। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम ऑक्सिन है। तो देखो, जस्ट अभी हमने बताया था कि ऑक्सिन में दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक कृत्रिम ऑक्सिन और दूसरा प्राकृतिक ऑक्सिन। तो कृत्रिम ऑक्सिन हमने क्या बताया था, 2,4-D। लेकिन यहाँ पे 2,4-D नहीं दिया है, हमने जानबूझ के पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया है। ठीक, तो अभी यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो एक कृत्रिम ऑक्सिन है, तो इसमें से अब आप लोग क्या बता सकता है, कोई अनुमान लगा सकता है कि जो कृत्रिम ऑक्सिन है, किसी को मालूम है कि कौन है, इंडोल एसिटिक एसिड है, या इंडोल ब्यूटरिक एसिड है, या नेप्थलीन एसिटिक एसिड है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, तो ऑक्सिन कैसा है, ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है। तो ये प्लांट हार्मोन होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन। क्या कहा जाता है इसको, फाइटो हार्मोन। और ये जो पाया कहाँ जाता है, तो ये कहाँ, ये तना तथा जड़ों की, तना तथा ये जड़ के यानी कि पीछे वाले जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, वहां पे पाया जाएगा, तो जिससे उनकी क्या होता है कि लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। कैसा होता है, ये तो ग्रोथ प्रमोटर होता ही है। मतलब लंबाई बढ़ाने में सहायक।
और ये कितने प्रकार से होता है? तो ये दो प्रकार से होता है। कौन कौन से? एक हो गया कृत्रिम ऑक्सीजन और दूसरा हो गया प्राकृतिक। कृत्रिम ऑक्सीजन और दूसरा हो गया क्या? प्राकृतिक ऑक्सीजन। तो जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है, तो प्राकृतिक ऑक्सीजन में कौन कौन से आते हैं? इंडोल थ्री एसिटिक एसिड। इंडोल थ्री एसिटिक एसिड, इसी को क्या बोलते हैं? IAA। और दूसरा होता है इंडोल ब्यूटरिक एसिड। इंडोल ब्यूटरिक एसिड, IBA। अब जो कृत्रिम ऑक्सीजन होता है वह कौन कौन से? एक तो हो गया 2,4-D, अभी जस्ट हमने बताया था। और दूसरा होता है कौन सा? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसी को क्या बोलते हैं? NaA। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? कि जो कृत्रिम ऑक्सीजन है, कृत्रिम ऑक्सीजन कौन सा है? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? C नंबर। और जो ये इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटरिक एसिड है, ये कैसे हैं? तो प्राकृतिक ऑक्सीजन है। राइट, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा फल के पकने हेतु आवश्यक है? तो फल को पकाने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सिन हार्मोन का, या साइटोकाइनिन का, या एथिलीन का, या एब्सिएसिक एसिड का? तो किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, जो ये ऑक्सिन हार्मोन होता है ये कैसा है? ये तो ग्रोथ प्रमोटर है। और जो साइटोकाइनिन है, तो साइटोकाइनिन भी कैसा होता है? यह भी ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। और जो एथिलीन होता है, तो एथिलीन को अभी हमने बताया था कि यह किस अवस्था में पाया जाता है? तो यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। और ये क्या करती है कि जो यानी कि जो फल होते हैं, तो फलों को परिपक्वन करती है, यानी उनको पकाने का काम करती है। तो फल पकाने का काम कौन करती है? एथिलीन। फलों को पकाने में हेल्प, यानी सहायता करती है। तो इसलिए इथिलीन को और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो यानी फल परिपक्वन हार्मोन भी के नाम से जाना जाता है। फल परिपक्वन, ऐसे ऐसे नाम है ना, हार्मोन। और बचा क्या? एब्सिएसिक एसिड। तो एब्सिएसिक एसिड को तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि यह कैसा है? ग्रोथ इनहिबिटर है। ग्रोथ इनहिबिटर। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? C नंबर, की फल को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन का। C नंबर। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पोषक तत्व नहीं है। और क्वेश्चन को जरूर एक बार पढ़ लिया, क्योंकि नहीं और है का खेल रहता है बहुत ज्यादा। तो इनमें से आवश्यक पोषक तत्व कौन सा नहीं है? लोहा,
लेड, मैग्नीज या जिंक। तो देखो, पौधों के लिए कुल कितने तत्व बताए गए हैं जो अनिवार्य रूप से, तो कुल कितने, 17 तत्व। 17 तत्व अनिवार्य रूप से बताए गए हैं, यानी कि ये पोषक के लिए अनिवार्य होते हैं। तो और इनको बांटा किस में गया है, तो दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तो हो गया मैक्रोन्यूट्रेंट और दूसरा हो गया माइक्रोन्यूट्रेंट, मतलब दीर्घ पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। सबसे पहले बात करें हम दीर्घ पोषक तत्व पे कौन कौन से आते हैं। दीर्घ पोषक तत्व, और इधर साइड लिख लेते हैं अपन लघु पोषक तत्व। तो दीर्घ पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, और कार्बन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, और लास्ट क्या, सल्फर। ये सभी लोगों को याद होने चाहिए कि हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों कौन कौन से, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लेता है, कभी पूछ लेगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनमें से कौन सा है, तो ये बनने चाहिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट पे कौन कौन से, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर। और इनके सिंबल भी, साइन भी पूछ लेता है, ये भी याद होने चाहिए, ठीक। और लघु पोषक तत्व में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे कौन कौन से होते हैं, तो माइक्रो में कौन कौन से होते हैं, बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकेल, जिंक। ये सभी आप लोगों को याद होने चाहिए। कौन कौन से, बोरान, कॉपर, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, और आयरन, मैग्नीज, निकेल, जिंक। निकेल के बाद क्या, जिंक। और इसमें से और कौन सा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कौन सा छूटा है, देखो यहाँ पे तो बोरान, कॉपर, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, आयरन, आयरन, मैग्नीज, और निकिल, और जिंक हो गया, ठीक, ये हो गए। और उसमें दीर्घ में कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन नहीं लिखा हमने, है ना, नाइट्रोजन भी होता है, वही तो, नाइट्रोजन। तो देखो अब इनमें से क्या है कि जो आवश्यक पोषक तत्व, आयरन तो आयरन भी है, मैग्नीज मैग्नीज भी है, जिंक भी है, लेकिन लेड नहीं है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, नहीं का भाई नहीं, लेड हो जाएगा। और ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक ना, एक सांस में बनने चाहिए। कोई पूछ ले कि दीर्घ पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रेंट कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। ऐसे ही मैक्रो में बोरान, कॉपर, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, आयरन, मैग्नीज, निकल, जिंक, ऐसे बनने चाहिए आप लोगों से। तो अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है? तो सूक्ष्म पोषक कौन सा है? आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या ऑक्सीजन? तो देखो जो आयरन होता है ये कैसा होता है? ये तो माइक्रोन्यूट्रेंट ही है, तो अपना राइट आंसर ए ही जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये कैसे हैं? मैक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रेंट। तो आयरन ये कैसा है अपना? माइक्रो, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है। तो जो मृदा विहीन संवर्धन होता है वह क्या कहलाएगा? हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर या हाइड्रोपोनिक्स या एक्वाकल्चर? तो जो मृदा विहीन खेती होती है वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स होती है। जो मृदा विहीन कल्चर होता है वह क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अब ये हाइड्रोपोनिक्स है क्या? तो देखो जो हाइड्रोपोनिक्स होती है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं कि जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो खनिज पोषक तत्व होते हैं, उनको विलियन के साथ मिला लेते हैं, इनका एक सॉल्यूशन बना लिया जाता है। और उसी सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? पौधों को उगाते हैं। मतलब कि एक ऐसी विधि है जिसमें हम मृदा का यूज नहीं करते हैं, कि मृदा के बिना खेती करना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ठीक। तो मृदा विहीन खेती संवर्धन यानी मृदा विहीन कल्चर क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। कि मृदा के बिना खेती करना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में हम जो फल हो गए, फूल हो गई, सब्जियां, इनकी बागवानी यानी कि जो बाड़े के अंदर खेती करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। और पोमोकल्चर मतलब कि जो फलों की खेती करते हैं, जो लार्ज स्केल में फलों की खेती करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पोमोकल्चर कहते हैं। और एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर मतलब कि जिसमें हम जलीय पौधों की खेती करते हैं। जलीय पौधों की खेती, जैसे अगर एल्गी की खेती करते हैं, ये कैसा है? जलीय पौधा है। तो वो क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर कहलाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर, हाइड्रोपोनिक्स, मतलब मृदा मृदा के बिना खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है? तो कौन सा इसमें से ऐसा खनिज है? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या कैल्शियम? तो कौन होता है? तो देखो जो गार्ड सेल्स होती है, जो रक्षक कोशिका होते हैं, कौन होती हैं? तो पोटेशियम आयन को रक्षक कोशिका माना जाता है, रक्षक गॉड सेल्स माना जाता है। किसको? पोटेशियम आयन को। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। तो ये क्या करता है कि जो पोटेशियम आयन होता है, यानी कि ये क्या करता है? जल विभव को नियंत्रण करता है। और कैसे नियंत्रण करता है? तो क्या करता है कि जो ये गॉड सेल्स होते हैं ये स्टोमेटा में जाकर पैक हो जाता है। तो जिससे क्या हो जाएगा? स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो जब क्लोज हो जाएंगे तो जो वाष्पोत्सर्जन है, जो पानी है, वह क्या हो जाएगा? कम निकलेगा। तो जिससे क्या हो जाता है कि जल विभव को में क्या हो जाता है? नियंत्रण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या गया? सी नंबर, पोटेशियम आयन। अगला क्वेश्चन है कि पानी का वाष्प के रूप में पौधों के ऊपरी भाग से निकलने को क्या कहते हैं? तो अगर पौधों के ऊपरी भाग से पानी निकलता है तो उसको क्या कहेंगे? परासरण या स्फीति टर्गर या वाष्पोत्सर्जन या श्वसन?
तो पौधों के ऊपरी भाग से यानी कि वाष्प के रूप में पानी का निकलना क्या कहलाता है? ऊपरी भाग से जल की हानि को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ऑस्मोसिस क्या होता है? तो फिर तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरे, तो उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक। किसमें? हायर कम सांद्रता वाले विलयन, यानी कि कम लोअर कंसंट्रेट से हायर कंसंट्रेट की ओर। और टर्गर में क्या होता है? जो स्फीति दाब होता है वह क्या कहलाता है? कि जब विलायक अणु, जो विलायक अणु होते हैं वे किसी कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, तो जब किसी कोशिका में प्रवेश करते हैं तो उसके कारण जो दाब उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं। और जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन तो मोस्टली आप लोग को मालूम होगा कि जब हमें ऊर्जा की प्राप्ति करनी है, तो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए O2 लेना और CO2 को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन कहलाता है। मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर तो गया था क्या? सी नंबर की वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि गैनांक पोटोमीटर से मापन होता है। तो गैनांक पोटोमीटर से किसको मापते हैं? प्रकाश संश्लेषण का, या वाष्पोत्सर्जन का, या श्वसन का, या इनमें से सभी का? तो गैनांक पोटोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन का। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। और जो गैनांक पोटोमीटर के अलावा भी जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वह गैनांक पोटोमीटर के अलावा भी अलग अलग पोटोमीटर जो होते हैं उससे मापते हैं। तो कौन कौन से? जैसे फॉर्मर्स पोटोमीटर, बोस पोटोमीटर, और एक और कौन सा है? डार्विन पोटोमीटर। और एक चौथा तो आप लोग जानते ही हैं, कौन सा? गैनांक पोटोमीटर। तो जो वाष्पोत्सर्जन का मापन है किस किस से किया जाता है? फार्मर्स पोटोमीटर, बोस पोटोमीटर, डार्विन पोटोमीटर और गैनांक पोटोमीटर। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। अगला क्वेश्चन अब, तो अगला क्वेश्चन है अब अपना कि बिंदु स्राव होता है रंध्र द्वारा, जल रंध्र द्वारा, या ए तथा बी दोनों दोनों द्वारा, या उपयुक्त सभी? तो जो बिंदु स्राव है, गटेंशन है, वह क्या कहलाएगा? तो सबसे पहले आप लोग समझिए क्या? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन तो मालूम है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि क्या होता है कि जब पौधों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि होना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक। और यह क्रिया कहाँ कहाँ होती है? क्यूटिकल में हो गई, और यानी कि स्टोमेटा में हो गई, या क्यूटिकल या लेंटिकल्स, यानी कि जब जब मैग्रो प्लांट्स में होने होते हैं ना, तो जो उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोला जाता है, लेंटिसेल्स बोले जाते हैं। तो उनके रूप में यदि जल की हानि हो, या स्टोमेटा के द्वारा जल की हानि हो, तो वह क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। स्टोमेटा हो गया या लेंटिसेल्स के द्वारा हो गया, तो क्या कहलाता है? ये वाष्पोत्सर्जन। लेकिन जब क्या हो कि पत्तियों के जब किनारों पर किससे जल रंध्रों के द्वारा हो, तो वह क्या कहलाता है? जल रंध्रों के द्वारा जल की हानि होना क्या कहलाता है? गटेंशन कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। तो क्या होता है कि देखो, ये हमारी क्या हो गई? पत्ती हो गई। तो ये पत्तियों के किनारे किनारे आप लोगों ने देखे हुए कि क्या होगा? एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और वहां के किनारे किनारे से क्या होता है कि यानी कि बूंद के बूंद में क्या होता है? पानी की हानि होती है। यानी कि पत्तियों के किनारों से जल रंध्र, उसको क्या बोलते हैं? जल रंध्र बोलते हैं। तो जल रंध्रों के द्वारा हानि होना, जल की हानि होना क्या कहलाता है? बिंदु स्राव कहलाता है। उसी को क्या बोलते हैं? गटेंशन।
तो जो गटेंशन होता है वह किसके द्वारा होता है? जल रंध्रों के द्वारा होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि फेनाइल मर्क्यूरिक एसिटिक का छिड़काव करते हैं। तो जो फेनाइल मर्क्यूरिक एसिटिक का छिड़काव किसके लिए करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि करना, या वाष्पोत्सर्जन की में कमी लाना, या वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि करना, या श्वसन की दर में कमी लाने के लिए। तो जो फेनाइल मर्क्यूरिक एसिड है वह किसके लिए किया जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन में कमी लाने के लिए किया जाता है। तो मोस्टली जहाँ सूखे स्थान होते हैं, जहाँ पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि फेनाइल मर्क्यूरिक एसिड का छिड़काव करते हैं। ठीक। फेनाइल मर्क्यूरिक एसिड, इसके अलावा भी फेनाइल मर्क्यूरिक एसिड के अलावा कौन कौन से? एवीए होता है, एब्सिएसिक एसिड हमने बताया ही है, और कौन होती है? एक और एस्प्रिन होता है। एस्प्रिन। ये क्या कर देते हैं कि वाष्पोत्सर्जन में कमी लाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखो, जस्ट अभी हमने बताया था कि जो वाष्पोत्सर्जन का मापन करने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे थे वहां पे? गैनांक पोटोमीटर का। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। की जो वाष्पोत्सर्जन का मापन है वह किसके द्वारा किया जाता है? पोटोमीटर के द्वारा, गैनांक पोटोमीटर के द्वारा। तो पोटोमीटर के द्वारा क्या करते हैं? अपन वाष्पोत्सर्जन मापते हैं। और ऑक्जेनोमीटर के द्वारा क्या मापन किया जाता है? तो ऑक्जेनोमीटर के द्वारा जो पौधों की वृद्धि हो गई या वृद्धि की दर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्जेनोमीटर का। पौधों की वृद्धि या वृद्धि दर को। और जो मैनोमीटर है, तो मैनोमीटर को किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो मूल दाब मापने के लिए। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। कि गैनांक पोटोमीटर को उपयोग किया जाता है वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विसरण को कौन निर्धारित करता है? तो जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब पानी का विसरण होता है तो वो कौन निर्धारित करेगा? ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, या डब्ल्यूपी, या डीपीडी, या टीपी। तो वह कौन निर्धारित करता है? तो डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। तो जो एक यानी कि इसमें जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो पानी का विसरण होता है तो वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? डीपीडी के द्वारा। ये क्या करता है कि जो जब यानी कि जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं कि जो जल का अवशोषण करती हैं। तो जो जल का अवशोषण की शक्ति का मापन हम किसके द्वारा कर पाते हैं? डीपीडी के द्वारा ही कर पाते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? तो किस में? मूल जाइलम में, रूट जाइलम में, या लीफ जाइलम में, या स्टेम जाइलम में, या रूट पिथ में। तो जो ऋणात्मक दाब है मतलब कि देखो, पॉजिटिव दाब कहाँ होगा? यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन ऋणात्मक दाब कहाँ होगा? नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो क्या होगा कि देखो, जब क्या करते हैं कि जब पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी? अधिक हो जाती है, तो वहां पे क्या हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है। तो जब पानी की कमी हो जाती है तो जो हमारा रूट जाइलम और स्टम जाइलम होता है तो इनमें क्या हो जाता है कि यानी कि इनमें दाब जो होता है, अधिक दाब विभव जो होता है वह अधिक लगने लगता है। तो जब दाब विभव अधिक लगता है तो जो
स्टेम जाइलम होते हैं और रूट जाइलम, तो ये क्या करते हैं कि पानी को ऊपर की ओर भेजने लगते हैं। तो जब ये पानी को ऊपर की ओर क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो पानी की कमी हो जाती है, तो पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए ये क्या करते हैं कि इनमें ऋणात्मक दाब लगता है और ये क्या करते हैं, पानी को ऊपर भेजते हैं। तो तो क्या करते हैं कि जो रूट जाइलम है, तो रूट जाइलम में यानी स्टेम जाइलम की अपेक्षा क्या होता है, कम लगता है दाब। क्योंकि रूट में तो यानी कि पानी वहीं पे है तो रूट में तो कम लगेगा, लेकिन स्टेम में क्या होता है, अधिक लगता है, सॉरी अधिक दाब लगता है। तो इसलिए जो ऋणात्मक दाब विभव यानी कि किसमें अधिक देखने को मिलता है, तो स्टेम जाइलम में। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। और उससे यानी कि स्टेम जाइलम के बाद क्या आएगा, रूट जाइलम। तो रूट जाइलम में क्या होता है, स्टेम की अपेक्षा कम लगता है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा लवणता का मापन होता है, तो जो सॉइल सैलिनिटी है वह किससे मापी जाती है, पोटोमीटर से, पोरोमीटर से, या कंडक्टिविटी मीटर से, या कैलोरीमीटर से। तो पोटोमीटर से तो अभी बता ही चुके कि गैनांक पोटोमीटर से हम क्या मापते हैं, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए। और पोरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो पोरोमीटर से हम जो रंध्रों का क्षेत्रफल होता है, जो स्टोमेटा का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसको मापने के लिए यूज करते हैं। किसका, रंध्रों का, स्टोमेटा का क्षेत्रफल। और जो कंडक्टिविटी मीटर है, तो कंडक्टिविटी मीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं कि मृदा लवणता का, सॉइल सैलिनिटी का, मृदा लवणता मापन। तो मृदा लवणता मापते हैं किससे, कंडक्टिविटी मीटर से। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। और कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है, तो ऊष्मा मापते हैं इससे, ऊष्मा मापना, या कि या ऊष्मा धारिता, या ऊष्मा धारिता का मापन किया जाता है किससे, कैलोरीमीटर से। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, सी नंबर, कि जो सॉइल सैलिनिटी है वह किससे मापी जाती है, कंडक्टिविटी मीटर से। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ता है जब क्या हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाएगी, या लवण अवशोषण बढ़ जाता है तब, या वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है तब, या प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ जाती है तब। तो जो जलों का अवशोषण है, यानी कि जड़ों द्वारा जल का अवशोषण है, वह कब बढ़ेगा, तो कब बढ़ेगा, तो ये तो आप लोग ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो जड़ों का अवशोषण है, यानी कि जल का अवशोषण है जो, वह कब बढ़ेगा, जब वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्या होता है कि जब वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है तो क्या होगा कि पानी की कमी हो जाएगी। तो जब पानी की कमी होगी तो यानी कि जाइलम में क्या होगा, निगेटिव फोर्स काम करने लगेगा। निगेटिव फोर्स अभी हमने जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना। तो ये क्या होगा कि जब निगेटिव फोर्स काम करने लगेगा तो जो जल है वह कहाँ होगा, यानी कि नीचे से वह कहाँ जाने लगेगा, ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। तो और इस सिद्धांत को किसने बताया था, अब कभी क्वेश्चन पूछ ले कि जो जल का अवशोषण है वह ऊपर से नीचे की ओर जाता है, या किसने बताया था, तो डिक्सन तथा जॉली नामक दो वैज्ञानिक थे, उनका एक सिद्धांत था। ठीक, डिक्सन जॉली सिद्धांत, उसी पे उन्होंने बताया था कि जो अ, जाइलम होता है, जो जड़ होती हैं, तो वे क्या करती हैं, पानी को अवशोषित करी, और जाइलम के द्वारा क्या होता है कि ऊपर से नीचे की ओर पानी को भेजा जाता है। तो जल का अवशोषण कब अधिक हो जाता है, जब वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि पौधों के द्वारा अवशोषित मृदा जल को कहा जाता है। तो पौधों के द्वारा अवशोषित मृदा जल को क्या कहा जाएगा, क्रिसार्ड, या होलार्ड, या फुलार्ड, या एक्वार्ड।
तो क्या हो, देखो यहाँ पे क्या करेगा, जो गुरुत्वीय जल होता है, तो जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, तो ग्रेविटेशनल वाटर में क्या होता है कि जो मृदा के छोटे छोटे कण पाए जाएंगे भूमि में, यानी कि जो ग्रेविटेशन में, ग्रेविटी में हो गए, तो वहां पे क्या होगा कि यानी कि जल के साथ क्या क्या होंगे, छोटे छोटे मृदा भी होंगे। तो जो मृदा के छोटे छोटे कण हैं वे क्या होंगे कि जो अपनी जल केशिका होती है, कैपिलरी वाटर होती है, तो कैपिलरी वाटर के साथ क्या होगा कि जो जल है, जल के साथ साथ क्या होंगे कि यानी कि जो मृदा के छोटे छोटे कण हैं वे भी अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो उसको पादप जड़ के द्वारा अवशोषित जल को क्या कहते हैं अपन, क्रिसार्ड कहते हैं। क्या कहा जाता है, अवशोषित जल को क्या कहते हैं? अवशोषित जल को अपन क्या कहते हैं, क्रिसार्ड कहते हैं। और अगर यदि मिट्टी में, अगर मिट्टी में उपस्थित जो जल की संपूर्ण मात्रा को क्या कहा जाता है, होलार्ड कहा जाता है। संपूर्ण मात्रा को क्या कहते हैं अपन, होलार्ड कहते हैं। संपूर्ण जल मात्रा को अपन क्या कहते हैं, होलार्ड कहते हैं। और अगर यदि अनुपलब्ध हो, यानी कि अनुपस्थित होती है, यानी नहीं पाई जाती, तो उसको क्या कहते हैं, इकार्ड कहते हैं। जब पाई नहीं जाती, यानी कि अनुपस्थित रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, इकार्ड कहते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा कि जो अवशोषित मृदा जल है उसको क्या कहते हैं, क्रिसार्ड कहते हैं। तो ए नंबर हो जाएगा अपना राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। अगला क्वेश्चन है कि दीप्तकालिता का संबंध इसके संश्लेषण से है। तो दीप्तकालिता यानी फोटो पेरियोडिज्म का संबंध किससे है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फ्लोरेजेन के द्वारा। तो क्या होता है कि जो दीप्तकालिता का संबंध, यानी दीप्तकालिता क्या करता है कि ये पुष्पन पे प्रभाव डालता है। तो पुष्पन के प्रभाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फ्लोरिजेन का उपयोग किया जाता है। तो उसका संबंध किससे है, फ्लोरिजेन से। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, डी नंबर। और आप लोग तो ये जानते ही हैं क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ प्रमोटर है, और ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बोने से पूर्व बीजों का निम्न ताप उपचार कहलाता है। तो जब हम बीजों को बोते हैं उसके पहले देखते होंगे कि यानी कि उनको लो टेम्परेचर में रखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, छत चिन्हन, सैक्रिफिकेशन या बसंतीकरण या इलेक्ट्रोफोरेसिस या विल्गन। तो उनको क्या कहते हैं कि जब हम लो टेम्परेचर में रख देते हैं, तो लो टेम्परेचर में क्यों रखते हैं, ताकि जो पुष्पन है, पुष्पन की प्रक्रिया क्या हो जाए, जल्दी से होने के लिए। जो पुष्पन की प्रक्रिया है रैपिड यानी जल्दी होने के लिए हम क्या करते हैं, उनको लो टेम्परेचर में रख देते हैं। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, वर्नेलाइजेशन कहलाती है, बसंतीकरण। तो इस पे राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर, वर्नेलाइजेशन। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कहलाती है कि जब हम डीएनए के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वह किससे किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया जाता है डीएनए को मॉलिक्यूल्स को। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, बी नंबर। अगला क्वेश्चन कि किसे पादप कार्यकी का जनक माना जाता है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसको कहते हैं, तो स्टेफन हेल्स को कहते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, सी नंबर, कि स्टेफन हेल्स को क्या कहा जाता है, स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।